नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों एसएससी की विभिन्न एग्जाम जो 2024 में कराए जाएंगे उनके ऊपर जो जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट की गई है। इस सीरीज के अंतर्गत टोटल 30 वीडियो आने वाली है। उन 30 वीडियो में से आज आप सेकेंड वीडियो को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने पहला वीडियो भी अपलोड कर दिया है, पीडीएफ भी दे दिया है और ट्रायल पीडीएफ भी सभी बच्चे को निःशुल्क दे दिया गया था। आशा करते हैं कि आप देखे समझे होंगे। देखिए दोस्तों, हमारा कोई भी जो आपका है कंटेंट चाहिए, चाहे ई बुक हो, पीडीएफ हो, है ना, तो एकमात्र ठिकाना है ये मोबाइल नंबर। ये मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। बहुत ही लिमिटेड शब्दों में ही बात करना है। जैसा कि आपको मैंने बताया हूँ कि भाई मैं बहुत जो है बिजी रहता हूँ अपने दिनचर्या में, बहुत लिमिट टाइम होते हैं मेरे पास, तो मैं हर बातों का जवाब जैसे कोई चैट करता है दोस्त वैसा ना करें, है ना, नहीं दे पाऊँगा। तो आप लिमिट शब्दों में बात करें, क्योंकि मैं क्लास में सब कुछ सुलझा देता हूँ, उतनी बात करने की ज़रूरत नहीं। आपको चाहिए तो आइए, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। और एक बात और, अगर मेरे पढ़ाए गए से अगर आप तन मन से पढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रही है और नौकरी होने में दिक्कत हो रही है, तो समझ लीजिए जो कहीं और पढ़ता होगा ना उनको और भी दिक्कत होगा। ठीक है, ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा। आपसे ज़्यादा पढ़ के मैं पढ़ाता हूँ आपको, ताकि मैं आपका एग्जाम अच्छा करा सकूँ, और आप तक आज तक तो कराते आया हूँ, आगे भी कराऊंगा। ठीक है भाई, चलिए इस सीरीज की जो पीडीएफ है जो अभी आप वॉच कर रहे हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल करा दिया गया है आप लोगों के फरमाइश पे। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पीडीएफ आपको एक साथ में दे दी जाती है। आपको जिसमें अच्छा लगे आप इस सीरीज की पीडीएफ पढ़ सकते हैं। ई बुक भी इंग्लिश में, थोड़ी दिन समय और दे दीजिए। क्या है, मैं बहुत थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम चल गई थी, जैसे कि आप पता ही होगा, तो इसकी वजह से टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, तो कैसे कैसे करके निकाल के आ रहा हूँ टाइम। अब देखिए, जो मैं कल टास्क दिया था, यानी पहले क्लास में जो मैंने टास्क दिया था कि भाई टास्क क्या होती है कि हमारी ई बुक से आपको कुछ एक पेज मैं आपको बोलता हूँ, वहाँ से आपको पढ़ के आना होता है, तभी आपके ये जो प्रश्न 25 हमने यहाँ पे वन लाइनर रखा है इसका आप जवाब दे पाओगे। सबसे पहले अगले दिन की टास्क ले लीजिए। अगले दिन का टास्क है 15 से 30 पेज तक 2 बार पढ़ना है। पहला क्लास में हमने टास्क दिया था 1 से 15 पेज ई बुक का, अभी हम ई बुक के 15 से 30 अगले क्लास में उससे संबंधित प्रश्न रखेंगे। तो पिछले क्लास से संबंधित प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जिन बच्चे को प्रश्न का आंसर आए, 1 से लेके जैसे 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, अगर लिख पाओ तो कमेंट करो, नहीं तो अगली क्लास में इन सभी प्रश्न के 1 से 20 तक आपका आंसर शीट पहले दिखाऊंगा, फिर प्रश्न अगला वाला दिखाऊंगा। आई होप आप समझ गए। ठीक है, तो जिनको जो जवाब आता है ईमानदारी से, कोई भी कहीं से चोरी नहीं करेगा अपनी बास्केटबॉल में कोर्ट की चौड़ाई कितनी होती है? वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? केरल में मनाए जाने वाली ओणम कितने दिनों तक चलती है? 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में महाराष्ट्र को कितने स्वर्ण पदक मिले हैं, है ना। इनके अलावा देवजानी चलीहा का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? क्वेश्चन नंबर 6, फिजिकल डिफिसिट की स्थिति कब उत्पन्न होती है? 7वां क्वेश्चन, सल्तनत कालीन में किसका लोकप्रिय नाम निजाम खान था? 8वां क्वेश्चन, जहांगीर की आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई है? 9वां क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति किस अधिनियम के अनुसार किया गया था? 1909, 1919, 1935। आपको समझना होगा, कुछ नहीं बताऊंगा, अगर आप पढ़े होंगे तो जवाब दे पाएंगे। कुटियाट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? दिल्ली स्थित पुरानी किला का निर्माण किसने करवाया था? प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी, है ना। इसके अलावा रिविल्स अगेंस्ट द राज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये पुस्तक का नाम है। इसके अलावा अक्रिय गैस जेनॉन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार करते हैं? एनसीईआरटी के वर्तमान प्रमुख कौन है? इसके अलावा 18वां क्वेश्चन, भारत में प्लेट टेक्टोनिक से निर्मित ताजा पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कश्मीरी लोगों के द्वारा मनाए जाने वाली वार्षिक त्योहार नवरेह, जो नववर्ष त्योहार भी है, किस देवी को समर्पित है? सीएससीपी के द्वारा वर्तमान में कितने फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किया जाता है? नीति आयोग में प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आम बजट और रेल बजट एक साथ मर्ज करके पुनः कब पेश किया गया? 23वां क्वेश्चन है, अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? 24वां है, द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी प्रमुख पुस्तक है? वर्ष 1969 में कितने प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1 से 25 तक क्वेश्चन हमने वन लाइनर रखा है। आपको अगर 18 से 20 बन रहे हैं, इसका मतलब आप ई बुक अच्छे से पढ़े हैं। इससे कम बन रहा है मतलब आप सिर्फ नाम के लिए पढ़े हैं, काम के लिए नहीं पढ़े हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा इसी 25 प्रश्न में एक प्रश्न ऐसा है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, गलत है, प्रश्न सरासर गलत है। ये भी आपको पहचानना है कि कौन सा एक प्रश्न गलत है। मैं आपको हर एंगल से टेस्ट करना चाहता हूं भैया, है ना, ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छा कर पाओ।
ये जो क्वेश्चन थे ये यहाँ से थे, ये ई बुक से, ई बुक का ये पेज है और ये पैरासीटामोल 500 इसका नाम है। जो भी बच्चे इच्छुक हैं आप ले सकते हो, है ना। आरपीएफ के लिए यानी रेलवे के सभी एग्जाम के लिए भी क्लास चल रही है, इसमें भी 30 वीडियो आने वाली है, 6 क्लास हो चुके हैं। इसका भी मात्र फीस रखा गया है @49, तो ये भी आप ले सकते हो। तो जैसा चाहे आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर जो व्हाट्सअप नंबर आप देखें, दोनों में से कहीं के थ्रू जा सकते हो। चलिए पहला प्रश्न है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना अमृत के तहत कितने शहर शामिल किए गए थे। तो जो अटल मिशन योजना अमृत योजना है उसमें कितने शहरों को टारगेट पे रखा गया था। आपका आंसर है 500 शहर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 500 शहर को जो है इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया था कि भाई इसका कायाकल्प किया जाएगा। अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये अमृत का फुल फॉर्म है, अमृत का और मुद्रा का, ये दोनों का फुल फॉर्म आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। मुद्रा भी एक योजना है जो लोन देने का काम करती है, और एक अमृत, यहाँ तक कि पास्ट में नीति आयोग का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से अमृत का फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। रिजुविनेट करना कोई चीज़ को, काया पलट करना, है ना। तो आप समझ ही गए होंगे। इसकी शुरुआत 2015 में करी गई थी अमृत योजना की। कौन सा मंत्रालय इसमें नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। तो आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा यह चलाया गया स्कीम था, ठीक है। इनके अलावा इसी से संबंधित, इसी के जैसा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन, है ना, की शुरुआत 2005 में करी गई थी, लेकिन इसके तहत मात्र 63 शहर को जो है इस प्रकार से काया पलट करना था, है ना। तो ये भी इसी के तहत इसी के जैसा एक क्वेश्चन है, आपको साथ में याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन 2005, और इसमें मात्र 63 शहर, जबकि अमृत जो अभी स्कीम आया है उसमें कितना 500 सिटी। इसके अलावा कौन जो आपका नंबर वाला बात है, तो एक क्वेश्चन और आता है कि भाई मनरेगा में कितने दिनों की रोजगार दी जाती है। तो 100 का। एक क्वेश्चन और मेरे तरफ से रख लीजिए, नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कब हुआ। सुनिएगा, नरेगा की स्थापना नहीं पूछ रहा हूं, मनरेगा कब बना नरेगा, है ना, बताइएगा। इसके अलावा अमृत 2.0, अब ध्यान देने बात ये है कि भाई अमृत योजना पूछे तब तो आप 2015 सट से एग्जाम में लगा दोगे, लेकिन अमृत 2.0 अगर पूछे तो भाई ये अक्टूबर 2021 में आई थी, तो 2021 लगाना है इसके आंसर। 5 वर्षों के लिए 2025-26 वित्तीय वर्ष तक के लिए जो है इसे बड़ा मतलब चलाया गया है। इनके अलावा प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत 2015 में हुआ था। इसका क्या उद्देश्य था, पहले मंत्रालय देख लेते हैं प्रधानमंत्री स्मार्ट सिटी मिशन की। तो इसकी भी मंत्रालय जो है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ही थे, ठीक है। और इसमें क्या था कि 100 शहर को पकड़ के उसे स्मार्ट सिटी के तौर पे ढालना, और 100वां शहर जो है पूर्ण भी हो गया है। 100वां शहर कौन बना है, मेघालय के शिलांग को बनाया गया है। तो ये सभी बातें ध्यान रखेंगे। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल वाला पहला राज्य कौन था, गोवा, है ना। कौन है, गोवा। जल जीवन मिशन के तहत जो है हर घर जल यानी ग्रामीण इलाके में जल पहुंचाने की जो लक्ष्य है वो कब तक रखी गई थी, 2024 में। और ये CGL 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है, कोई भी बात हवा में नहीं, क्वेश्चन उठा के देख लेना, ठीक है। उसके बाद ये 2023 में भी एक एग्जाम में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, छोटा सा एग्जाम था, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कब तक लक्ष्य रखे गए हैं हर जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाके में जल पहुंचाने का, ठीक है। जल पहुंचाने का मतलब भैया नल उपलब्ध कराने का, तो उसी से समझ लीजिएगा, नल रहेगा तब ना जल आएगा, है ना, ऊपर से तो नहीं आएगा। इस योजना के लिए जल शक्ति मंत्रालय जो है नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। इस योजना को 2019 में शुरू करी गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ये भी 2019 में शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, और इसमें किसान को जो है 2000 रुपये की 3 नियमित अंतराल पे किस्त प्रोवाइड कराया जाता है सालाना। तो साल में 12 महीना नियमित गैप मतलब 4 महीने के अंतराल पे। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आगामी किस्त और 2 किस्तों के बीच की अंतर जो समय अंतराल है कितना है, तो 4 महीना है। तो बातों को अच्छे से समझेंगे। इनके अलावा वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है ना। तो जो सरस्वती सम्मान है 2023 के लिए, जिसकी घोषणा अभी पिछले महीने
महीना, पिछले नहीं उससे पिछले मार्च में किया गया था, तो 2024 मार्च में करी गई। तो ये दिया गया है भैया प्रभा वर्मा को। प्रभा वर्मा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी। ये जो पुष्पा भारती देख रहे हैं ये व्यास सम्मान के विजेता है ना। रामभद्राचार्य और गुलजार जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं, करेंट होल्डर है सभी ये प्रेज के, है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर प्रभा वर्मा हो गया। 33वें सरस्वती सम्मान 2023 में प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा अंग्रेजी और मलयाली भाषा में जो है अपनी कृति को लिखते हैं। इनके जो उपन्यास है रौद्र है ना, ये मलयालम भाषा के हैं, रौद्र सात्विकाम इस प्रकार से नाम है इनके। इन्हीं कृति के लिए जो है इस बार का सरस्वती सम्मान इन्हें दिया गया है। 32वां सरस्वती सम्मान यानी पिछले वाला सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को सूर्यवासम के लिए दिया गया था। तो 32वां भी याद रखना, एग्जामिनर कभी कभी आपके साथ जो है फिरकी लेता है, अभी वाला छोड़ देगा पिछला पूछ देगा, यानी 32वां पूछ देगा और आप अभी प्रभा वर्मा याद रखे हो तो उसी को जो है एक टिक करके आ जाओगे, दिक्कत हो जाएगा। सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित सम्मान है। भारतीय नागरिक चाहे किसी भी भाषा में लेखन का कार्य करता हो यह पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं। इस पुरस्कार में वर्तमान राशि कितनी है तो 15 लाख रुपया है वर्तमान समय में, ठीक है भाई। इनके अलावा सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान भी दी जाती है और बिहारी पुरस्कार भी दी जाती है। तो ये तीनों पुरस्कार का नाम जरूर याद रखिएगा, ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। 33वां व्यास सम्मान ये पुष्पा भारती को दिया गया है ना। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को दिया गया है। रामभद्राचार्य साहब को आप जानते होंगे, है ना। तो ये जो है सभी पुरस्कार करेंट वाले हैं, तो आपको जरूर ध्यान रखना है। इनके अलावा फुटबॉल में जब किसी खिलाड़ी ने फॉल किया होता है तब विपक्षी खिलाड़ी को एक किक पारितोषिक यानी गिफ्ट में स्वरूप दी जाती है, तो उस किक को क्या कहा जाता है। हर जगह वही बात है ना, जैसे क्रिकेट में फ्री हिट है ना, फ्री हिट होता है ना, उसी प्रकार से फुटबॉल में भी अगर आपको विपक्षी टीम पे जुर्माना लगता है तो जो टीम अपोजिट में होता है उसे कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। जैसे नो बॉल हो जाती है तो बैटिंग वाले टीम को तो फायदा होता है ना भाई कि कैच आउट नहीं होगा, मारो एकदम धूम के, है ना। तो वैसे ही इनको भी फायदा होता है, तो इसको फ्री किक ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर है। फुटबॉल में जब विपक्षी टीम फॉल करता है तो सामने वाले टीम को जो है फ्री किक दिया जाता है ना, पारितोषिक के रूप में, इनाम के रूप में। फुटबॉल खेल की अवधि 90 मिनट की होती है, जिससे 45-45 मिनट के दो बराबर हिस्सों में खेला जाता है। फुटबॉल खेल में हाफ टाइम की अवधि अगर आपसे पूछेगा तो 15 मिनट की होती है। तो दोनों बात ध्यान रखना, 45-45 मीटर के मिनट में दो समय अंतराल में खेले जाते हैं हाफ में, और जो हाफ टाइम जो होती है वो स्पेशली 15 मिनट की होती है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। जैसे IPL में स्ट्रेटेजिक टाइम भी पूछ देता है भाई, तो ये 2.5 मिनट की होती है, इसे भी ध्यान रखें, मैंने ये भी क्वेश्चन पूछते देखा है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा फुटबॉल में जो गोल पोस्ट की ऊंचाई होती है, ये पहले भी बताया हूं मैं, 2.44 मीटर, लगभग 8 फुट से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन 8 फुट के बाद पहले 0 होगा अगर आप कन्वर्ट करके इसे देखेंगे तो। और गोल पोस्ट की बीच की जो चौड़ाई होती है ये 7.32, 2.44 को 3 बार गुना कीजिए, 7.32 होगा तो 8 त्रिक के 24 फुट हो जाएगा। तो ये जो है तिगुना होता है, यानी गोल पोस्ट की ऊंचाई और गोल पोस्ट की बीच की चौड़ाई का अनुपात क्या होगा तो 1:3 होगा। कल होके ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर सोच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। इसके अलावा इमेज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये गोल पोस्ट सब क्या होता है। यहाँ पे देखिए, हालांकि मैंने ये चीज़ पहले भी आपको बता रखा है। ये देखिए, ये जो है मैं 7.32 और 2.44 की बात कौन से बात कर रहा था, तो यह देखिए यहाँ पे 2.44 लिखा है। ये वाली जो हमारी जहाँ पे अभी लाल पेन देख रहे हैं तो इसकी ऊंचाई कह दीजिए, तो ये 2.44 है। और ये वाली जो दूरी है ना, ये वाली, ये 7.32 मीटर है। अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है भाई। इसके अलावा चलते हैं आगे। यहाँ पे मैदान की लंबाई चौड़ाई भी नीचे लिखा हुआ है ना। देखिए, फुटबॉल खेल के लिए जो शासी निकाय है ये कौन है तो फीफा है। फीफा की स्थापना कब होती है 1904 में होती है, और इसकी जो हेड क्वार्टर है ये आपका ज्यूरिख में है, ठीक है।
फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1930 में हुआ था। पहली बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में हुआ था। पहली बार राष्ट्रमंडल खेल भी 1930 में ही हुआ था, हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, इसके अलावा जो पहला फीफा हुआ था ये उरुग्वे में हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कतर में हुआ है, जहां पे विजेता कौन रहे हैं? तो अर्जेंटीना, और उप विजेता कौन रहे हैं? तो फ्रांस। आगामी फीफा वर्ल्ड कप 2026 में, चूंकि 4 साल पे होती है तो 22 और में 4 जोड़ेंगे तो 26, तो ये अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होगी, है ना। इनके अलावा फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में संयुक्त रूप से कराए गए। यहाँ पर विजेता रहा स्पेन और उप विजेता रहा इंग्लैंड। ठीक है, अंडर 20 फीफा वर्ल्ड कप ये पहले अलग जगह होने वाला था, लेकिन बाद में संशोधित करके ये अर्जेंटीना में कराए गए 2023 में। इसके विजेता रहे उरुग्वे। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं कुछ खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके बड़े टॉप पे रहते हैं एसएससी के अंदर, है ना, इसे हल्के में न ले। फुटबॉल खेल में 11 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी, हॉकी खेल में 6 खिलाड़ी, फील्ड हॉकी में 11 खिलाड़ी। माथा झंझनाया? अरे भाई, हॉकी खेल में 6 गो खिलाड़ी होता। आइस हॉकी मतलब हॉकी, और निक्का जो हॉकी होता है ग्राउंड वाला, उसका मतलब फील्ड हॉकी। ठीक है, पोलो में 4 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी। ठीक है, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी, बेसबॉल में 9 खिलाड़ी, कबड्डी में 7 एक्टिव खिलाड़ी, वैसे रिजर्व सहित 12 खिलाड़ी। ठीक है, तो ये कुछ खिलाड़ियों की क्वांटिटी क्रिकेट में तो आप सभी जानते हैं, तो ये हो गया। ठीक है, इनके अलावा हाल में ही चर्चा का विषय रहे आशा किरण योजना किस राज्य से संबंधित है? आशा किरण योजना ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। सिद्धारमैया की वहां पे सरकार है और कर्नाटक राज्य ने आशा किरण योजना जो है आंख की जांच से संबंधित योजना है, यानी नेत्रीय चिकित्सा, नेत्र के चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित ये योजना है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया है। कर्नाटक में किसकी सरकार? कांग्रेस की सरकार। कर्नाटक के अन्य प्रमुख योजनाओं में आएंगे तो कर्नाटक गृह लक्ष्मी योजना है, जन सेवक योजना है, कर्नाटक सरकार स्वावलंबी सारथी योजना है। ये सभी के ये सब्सिडी प्रदान करता है। तो ये सभी के सभी जो है योजना ये कर्नाटक से संबंधित है। 3 योजना इधर और एक आपने बेस क्वेश्चन में देखा 4। उत्तर प्रदेश के प्रमुख योजना में आएंगे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, पंचामृत योजना खेतिहर से गन्ना की खेती से, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना डेयरी वाला, है ना। ये सभी के सभी जो हैं आपके कहां पे हैं? उत्तर प्रदेश में चलाए जाते हैं। उड़ीसा के प्रमुख योजनाओं में मोघर योजना, ये घर वाला योजना है। स्वयं योजना, स्वयं योजना ये उड़ीसा सरकार जो है लोन जो है कम मतलब लोन में छूट दिया गया है ना, ब्याज जो होता है ना उसमें, स्वयं योजना उड़ीसा में चलाया गया। ये हाल फिलहाल की योजना है, 2024 में काफी टॉप पे रहेगा उड़ीसा राज्य से ये योजना, ध्यान रखेंगे, है ना। आबुआ आवास योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इसके अलावा पूर्वी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैला हुआ भाग को क्या कहा जाता है? तो पूर्वी घाटी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक के जो पार्ट है इसे महानदी घाटी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महानदी की उद्गम की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ राज्य से होती है। प्रायद्वीपीय यानी पेनिनसुलर इंडिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है गोदावरी और कृष्णा के बाद। इस नदी को उड़ीसा राज्य का शोक भी कहा जाता है ना। महानदी पर भारत की सबसे लंबी बांध परियोजना हीराकुंड बांध परियोजना स्थित है जो उड़ीसा में ही है। इसके अलावा महानदी की प्रमुख सहायक नदियों में आएंगे तो जोंक नदी, तेल नदी, हंसदेव नदी, है ना, हंसदेव नदी, ये सभी के सभी जो है महानदी की सहायक नदियों में से हैं, प्रमुख है ना। और ये जो महानदी है ये अपने आप में विसर्जित कहाँ पे होते हैं? बंगाल की खाड़ी में मिलके अपनी अस्तित्व को समाप्त करती है, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना की बात करें तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। इससे क्वेश्चन पूछा गया कि दामोदर नदी घाटी परियोजना अमेरिका के किस नदी घाटी परियोजना से मिलता जुलता पैटर्न है? ठीक है, तो ये है भाई अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के जैसा ही दामोदर नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1948 में करी गई थी। इसी परियोजना के तहत भारत में कई बांध बनाए गए जैसे तिलैया बांध, मैथन बांध, कोनार बांध, पंचेत बांध। ये सभी बांध किस किस नदी पे हैं हमने बराबर ई बुक वगैरह में
भी चर्च कर लिया है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा मेंड पे जोर डालिए। देखिए अब ये जो है आपका पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। ये कौन से तट को क्या कहा जाता है, कहाँ से कहाँ, ये आपको थोड़ा सा पहचानना होगा। ये काठियावाड़ तट है, ये कहाँ पे रहेगा, गुजरात के अंदर। ये कोंकण तट है, कहाँ पे रहेगा, गोवा के समीप। ये केनरा तट है, ये कहाँ पे, गोवा और कर्नाटक के बीच के क्षेत्र को आप केनरा तट कह सकते हो। कर्नाटक और केरला के बीच के भाग को आप मालाबार तट कहते हो, ठीक है। पूर्वी भाग को, जो पूर्वी घाटी है, उसके सामने वाले तट को आप कोरोमंडल कहते हो, है ना। तो ये कुछ एक बात, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन होगा ये तमिलनाडु के नीलगिरी में होगा। यहाँ से पश्चिमी घाट आएगा, यहाँ से पूर्वी घाट, तो मिलन बिंदु ये तमिलनाडु वाला पोर्शन है, ठीक है। तो ये सब कुछ एक बातें जरूर ध्यान रखें, आपको काम आएगी। पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी है ना। उद्गम कहाँ से होती है, महाराष्ट्र से होती है। महाराष्ट्र में नासिक, जहाँ पे त्र्यंबकेश्वर है ना प्रमुख तीर्थ स्थल है, तो वहीं के समीप से जो है आपका गोदावरी नदी का उद्गम होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रमुख जायकेवाड़ी परियोजना इसी नदी पर स्थित है और इसे दक्षिणी गंगा कहा जाता है। पेनिनसुलर इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है कृष्णा। उद्गम की बात करें महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती है। इनके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में बात करेंगे तो कृष्णा, कावेरी, गंगा, स्वर्ण रेखा, महानदी, ये सभी के सभी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, है ना। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी की बात करेंगे तो नर्मदा, ताप्ती, माही, सिंधु, सतलज, साबरमती, पूर्णा, मांडवी, शरावती, जुआरी, ये सभी के सभी जो हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से हैं। सभी नदी से अलग अलग दुनिया भतेरे क्वेश्चन है, आपको पढ़ना है। जैसे नर्मदा नदी, इससे क्या है, लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। अमरकंटक से निकलती है, पश्चिम की तरफ बहती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती, रिफ्ट वैली का निर्माण करती है। पेनिनसुलर इंडिया में अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। इंदिरा बांध सागर, ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना सभी नर्मदा नदी पर स्थित है ना। तो ये कुछ एक बातें आप सभी नदी से रिलेट कर सकते हैं। ताप्ती नदी बेसिकली कहाँ गिरते, खंभात की खाड़ी के पास, है ना। ताप्ती नदी ये भी रिफ्ट वैली को फॉलो करता है, उल्टा दिशा में ये भी बहता है। माही नदी, है ना, भारत में कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है। सिंधु नदी, सतलज नदी, सबसे अपनी अपनी क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। इसके अलावा जो शरावती है, ये जोग और गोरसप्पा जलप्रपात, जो इंडिया के पहले सबसे ऊंचे जलप्रपात हुआ करता था, इसी नदी पे है, जिसे महात्मा गांधी फॉल भी कहा जाता था। जुआरी नदी, जो मरमागुबा बंदरगाह है, ये इसी नदी के समीप है। तो आप जो है क्वेश्चन निकालने के लिए और आंसर निकालने के लिए थोड़ा सा दृष्टि को बड़ा कर सकते हैं। भारत में पश्चिमी घाट, जो भारत का हॉट स्पॉट है, से निकलने वाली नदियों में प्रमुख, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है या निकलती है। तो जो निकलती है वो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, भीमा, मालप्रभा, काबिनी, हेमावती, ये सभी के सभी जो है पश्चिमी घाट से, है ना। घाट प्रभावी लिखिएगा, ये घाट प्रभावी होता है, घाट प्रभावी निकलता है पश्चिमी घाट से ही, है ना। तो ये भी एक जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा आधुनिक आवर्त सारणी में विद्यमान तत्व पोटेशियम का नाम लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है। देखिए कुछ आपने कभी मेंट किया इस बात को कि आवर्त सारणी में कई सारे ऐसे तत्व हैं कि नाम, जैसे टंगस्टन, तो इसका संकेत तो टी होना चाहिए यार मेरे ख्याल में, लेकिन डब्ल्यू है। पोटेशियम मेरे ख्याल में तो पी होना चाहिए, लेकिन के है। सोडियम मेरे ख्याल में तो एस होना चाहिए, लेकिन Na है। तो ये क्या है, ये कहाँ से आए हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग। तो भाई ये है कि अलग लैटिन शब्द से लिया गया नाम है, ठीक है। तो जो आपका पोटेशियम का नाम लिया गया है, ये कैलियम से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, है ना। इसके अलावा पोटासियम का परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु भार 19 दूनी के 38 से 39 होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1 से 20 तक अगर आप परमाणु भार याद करना है तो आप सीधे क्या करना है, जो ऑड नंबर है उसको 2 से गुना करके 1 जोड़ो, और जो इवेन नंबर है सीधे सीधे 2 से गुना करो, उतना ही होगा आपका परमाणु भार। तो 19 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो 19 गुने 2 कर लिए प्लस 1 कर लिए, तो 39 होगा इसका परमाणु भार, ठीक है। क्योंकि ये 20 से कम है, 20 से आगे जाएगा तो फिर ये पैटर्न जो है नहीं काम करेगा, पहले बता देता हूँ। इस एक जो है आपका पोटेशियम, इसे वर्ग 1 में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चौथा आवर्त है वहाँ की पहली कोना में के स्थित है 19 पर, ठीक है। इसका अनुसूत्र क्या होता है, के होता है, ठीक है।
इसके अलावा पोटेशियम सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, परमाणु द्रव्यमान कितना होगा 11 दूनी की 22 होगा, क्योंकि ये भी ऑड नंबर है। इसका नाम जो है कहाँ से लिया गया है, नेट्रियम से लिया गया है। नेट्रियम Na होता है ना। सोडियम को चाकू से आप काट सकते हैं, यानी ये चाकू से कटने योग्य धातु हैं। यह हवा के संपर्क में आते ही प्रज्वलित हो जाते हैं, इसी कारण इसे किरोसिन में डुबाकर रखा जाता है। पानी पे फेंकोगे आग लगेगा। इसके अलावा टंगस्टन जिसकी गलनांक काफ़ी हाई होती है, 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होती है, इसी कारण इसका उपयोग बल्ब के फिलामेंट बनाने में किया जाता है। जो बल्ब के अंदर रहता है ऐसा तार जैसे दिखता रहता है उसे फिलामेंट कहते हैं। टंगस्टन का संकेत W होता है। इसका लैटिन नाम वोल्फ्राम से लिया गया है, वोल्फ्राम से लिया गया है ना। अब आता है भैया टीन। टीन का भी उसी प्रकार का माजरा है, टी नहीं है, SN होता है टीन का, और ये लिया गया है स्टेनम से, ठीक है। तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 50 और आपका जो परमाणु भार होता है ये 118 होता है। जैसे कि मैंने अभी कहा था कि भाई जो इवेन नंबर है 2 से सिर्फ गुना करो तो क्या 100 है, ये 118 और 100 में तो जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि 1 से 20 तक ही लागू होगा जो ये ट्रिक है कि ऑड को 2 से गुना करके 1 जोड़ो और इवेन को सिर्फ 2 से गुना करो, ठीक है। तो टीन किससे लिया, स्टेनम से। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डिमिट्रियोस बेकिलस को। डिमिट्रियोस बेकिलस को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ में प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पियरे डी कुबर्टीन के प्रयास से 1894 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, लुसाने के अंदर है। भारतीय ओलंपिक संघ पे आ जाते हैं तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में सर दोराबजी टाटा के द्वारा किया गया था। भारतीय ओलंपिक संघ में प्रथम अध्यक्ष भी सर दोराबजी टाटा को ही माना जाता है, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ की प्रथम महिला अध्यक्ष PT उषा मैडम है, जो वर्तमान अध्यक्षा भी है ना। PT उषा को पयोली एक्सप्रेस भी कहा जाता है, गोल्डन गर्ल भी कहा जाता है, उड़न परी भी कहा जाता है, उड़न परी है ना, उड़न परी है ना। इसके अलावा BCCI का गठन 1928 में किया गया था। ये भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है ना, जो आप IPL करवा रहे हैं, फिर रणजी होते हैं, फिर हमारा मुश्ताक अली होता है, विजय हजारे होता है, तो ये सब जो देखते हैं दिलीप ट्रॉफी, ये सब BCCI ही करवाते हैं। तो इनके मुख्यालय मुंबई में है। प्रथम अध्यक्ष बने थे R ग्रांट गोवन और वर्तमान अध्यक्ष सौरव गांगुली के बाद रोजर बिन्नी साहब पदासीन है। BCCI के वर्तमान सचिव कौन है, जय शाह है। जय शाह कौन है सभी जानते हैं, और जय शाह को लगातार 3rd टाइम है ना, ये आपका एशियाई क्रिकेट काउंसिल ACC के अंदर अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो एट अ टाइम दोनों पोस्ट पे हैं, ACC के अध्यक्ष हैं और BCCI के सचिव हैं, है ना। इनके अलावा SAI, कई बार आपने देखा होगा इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय खेल प्राधिकरण। इसकी स्थापना 1984 में होता है और वर्तमान समय में जो है SAI में पदेन जो सभापति होते हैं या अध्यक्ष होते हैं, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव तमिलनाडु के किस शहर में किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे लिखिएगा केरल। केरल के किस शहर में किया जाता है, तमिलनाडु कहाँ गए हो, ठीक है, यहाँ पे केरल कर लेंगे, थोड़ा सा सिली मिस्टेक है ना। प्रतिवर्ष सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव केरल के किस शहर में आयोजित किया जाता है, ये तिरुवनंतपुरम में किया जाता है, ठीक है। केरल में होती है ना कि तमिलनाडु में, करेक्ट करके दूंगा, कोई टेंशन नहीं लीजिएगा। प्रतिवर्ष सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव केरल के तिरुवनंतपुरम में 10 दिनों तक आयोजित किए जाते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो गया, 10 दिनों की तो इम्पोर्टेंट ही होगा। दुर्गा पूजा कितना इंपॉर्टेंट है अपने लिए, तो 10 दिनों का होता है ना, उसी प्रकार से ये भी 10 दिनों का, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता होगा, है ना। सबको एक नज़र से देखो। केरल में प्रतिवर्ष ओणम त्योहार मनाई जाती है। महाबली है ना, राजा महाबली और भगवान विष्णु के सम्मान में, है ना, ये भी 10 दिनों तक मनाई जाती है। तो केरल में ये दोनों तो बहुत बड़े बड़े त्योहार है ना। केरल के अन्य प्रमुख त्योहारों में आएंगे अट्टुकल पोंगल त्योहार। मैंने आपको कहा था कि भाई कि पोंगल त्योहार जो है
ये सिर्फ मनाया जाता है तमिलनाडु के अंदर, लेकिन अट्टुकल पोंगल जो मनाया जाता है ये केरला के अंदर अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है। निशागंधी नृत्य ये भी आपका केरल के अंदर होता है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों तो क्लासिकल डांस है जो केरल से संबंधित हैं। बेल्लम काली बोट रेस जो नाव का रेस होता है, सांप के जैसा, सांप के आकार का नाव होता है, इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से है ना, तो ये भी आपका कहाँ पे, केरल के अंदर होता है। थय्यम नृत्य ये कहाँ पे होता है, ये भी आपके जो है केरल के अंदर ही किया जाता है। ठीक है। त्रिशूरपुरम मकर बिलक्कू, अभी मकर बिलक्कू का समय चला गया है ना। अभी है आपका किसका, विशु का त्यौहार है ना, विशु भी त्यौहार है, एक नववर्ष त्यौहार है, मलयाली नववर्ष है यानी केरल का नववर्ष है। मकर बिलक्कू केरल का मकर संक्रांति है ना। त्रिशूरपुरम भी केरल में मनाया जाता है। तो ये कुछ एक बातें केरल से संबंधित जरूर ध्यान रखें। किसी एक पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वप्रथम किस भारतीय राजनेता ने गरीबी हटाओ का नारा दिए थे या दी थी? ठीक है, तो ये है भैया इंदिरा गांधी मैडम जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य के तौर पे ही इसे रखा था कि गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है भाई, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान है ना प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 74 से है ना, 74 से कितने हो जाएंगे है ना, 1974 से 5 साल हो जाए तो 7-9 तक होगा, इससे 78 ही होगा, 74 से 78, ये 1 साल कम हुआ था भाई है ना, 74 से 78 रखना। इसके अलावा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मोरारजी देसाई साहब की जनता पार्टी की सरकार। इसी पंचवर्षीय योजना के दरमियान जनता पार्टी की सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान की अवधारणा लाई गई जो 1978 से 83 तक के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर से तख्ता पलट हो जाती है और 1980 में कांग्रेस की सरकार फिर से बन जाती है। और ये रोलिंग प्लान जो 83 तक चलना चाहिए था, वहाँ पे 1980 से 85 के लिए आगामी योजना क्रिएट कर दी जाती है जिसका नाम छठी पंचवर्षीय योजना दी जाती है। तो रोलिंग प्लान कितने साल तक चला, तो 78, 69, 78, 79, 80, 81, 82 है ना, नहीं चला, सिर्फ 80 तक चला। ठीक है। इसके अलावा भारत में पंचवर्षीय योजना की पहली बार 1951-56 में पहला पंचवर्षीय योजना की अवधि रखा गया था है ना, जो हेराल्ड डोमार के मॉडल पर आधारित हुआ करता था तथा इस पर जो है कृषि में विशेष बल दिया गया था। 3 साल जो पंचवर्षीय योजना नहीं बनाए गए 1966 से 1969, उसे योजना अवकाश का समय दिया गया नाम है ना। मौलिक कर्तव्य जो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में ऐड किए गए, यह प्रमुख घटना भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही घटी थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी के समय ही। इनके अलावा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिम्हा समिति के अनुसार की गई थी। अब इंडिया में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नहीं होती है। गोवा जो है, गोवा में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। पंचवर्षीय योजना की विस्तृत जानकारी के लिए टॉपिक वाइज वीडियो देखें। कल ही हमने पंचवर्षीय योजना पे आपको फुल डिटेल्ड वीडियो प्रोवाइड कराया है, आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। चलते हैं आगे। 1996 में प्रसिद्ध ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का खेल कहाँ करवाया गया था? तो ये होगा भैया अटलांटा, अमेरिका। 1996 की बात हो रही है। 1996 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसलिए मैं आपको यहाँ पे लाया हूँ क्योंकि पास्ट में इस प्रकार की राइज हुए क्वेश्चन कि जो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, जो ओलंपिक, वहाँ की ईस्वी पूछा कि कहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये अटलांटा में हुआ था 1996 में। इसमें क्या होती है कि ये 26वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की सबसे पहले, इसमें लिएंडर पेस जो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं, इनके द्वारा जो है टेनिस खेल में पहली बार पदक प्राप्त किया गया था इस ओलंपिक में, ब्रॉन्ज मेडल के रूप में। तो इसीलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। हेलेंसिकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1952, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने पहली बार व्यक्तिगत पदक जो है यहीं प्राप्त किया था, केडी जाधव के द्वारा है ना, ब्रॉन्ज मेडल कुश्ती खेल में। एथेंस ओलंपिक 2004, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने पहली बार व्यक्तिगत जो रजत है, जो सिल्वर है, ये राजवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा निशानेबाजी खेल में यहीं प्राप्त किए थे। बीजिंग ओलंपिक 2008, ये सबसे
इंपॉर्टेंट, क्योंकि भारत व्यक्तिगत रूप से पहली बार गोल्ड जीत पाया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा, है ना, निशानेबाजी खेल में। तो ये हो गया व्यक्तिगत पदक और उनके जो इवेंट कहाँ कराए गए। 2000 की ओलंपिक जो सिडनी में हुई थी यानी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे कर्णो मल्लेश्वरी, है ना, पहली बार कोई महिला जो है पदक जीती थी व्यक्तिगत रूप से। तो कर्णो मल्लेश्वरी वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 2000 सिडनी ओलंपिक में। 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पे कराए जाएंगे? पेरिस में कराए जाएंगे। ओलंपिक में अब तक 7 भारतीय महिला ने पदक प्राप्त कर चुकी है। ओलंपिक में अब तक भारत को 35 पदक प्राप्त हुआ है। ओलंपिक में अब तक 10 गोल्ड प्राप्त हुआ है। ओलंपिक में सबसे अधिक हॉकी खेल के अंदर 8 गोल्ड प्राप्त हुआ है। ओलंपिक के अंदर पहला गोल्ड भारत को 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में प्राप्त हुआ था। तो ये सब कुछ एक बातें जरूर आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। वडाली ब्रदर्स का संबंध किससे है? वडाली ब्रदर्स जो पंजाब क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो ये गायकी से संबंधित है। हालांकि ये कई फॉर्म में गाते हैं, गजल भी गाते हैं, सूफी भी गाते हैं, सूफी वाला, है ना। तो ये गायकी हो जाएगा इसका आंसर। वडाली ब्रदर्स जो पंजाब से संबंधित है, संगीत के गायकी विद्या से जुड़े हुए हैं। झावेरी बहने का संबंध मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। दर्शना, नैना, सुवर्णा। रेड्डी फैमिली का संबंध कुचिपुड़ी नृत्य से है ना। जैसे राधा रेड्डी है, राजा रेड्डी है, गद्दाम पद्मजा रेड्डी है, दीपिका रेड्डी है ना। अस्थाना बहने का संबंध कथक नृत्य से है, जैसे नालनी अस्थाना है, कमालनी अस्थाना है। तो भैया एक जैसे क्वेश्चन को एक साथ दिखाऊंगा, है ना, और ये इसे बोलते हैं लिंकिंग प्रोसेस। ठीक है भाई, चलते हैं आगे। अगला हमारा प्रसिद्ध लाल झील रेड लेक किस देश में स्थित है? तो लाल झील जो है ये आपका हो जाएगा अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर लाल झील स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बैकाल झील ये कहाँ पे है? रूस में। नोट्रॉन झील कहाँ पे है? तंजानिया में, जो अभी अभी चर्चा का विषय भी बना था, नोट्रॉन झील। ठीक है, इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी झील कौन है? वेम्बनाड झील। ये कहाँ पे है? केरला के अंदर है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहेगा तो चिल्का, जो चिल्का झील है वो लैगून झील भी है, और ये कहाँ पे है? उड़ीसा के अंदर है। और रामसर साइट में अपना नाम पहली बार दर्ज कराने वाला भारतीय साइट चिल्का झील ही है। इसके अलावा झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। चोलामू झील का नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही हाइट पे समुद्र लेवल से स्थित है। ये कहाँ पे है? सिक्किम के अंदर है चोलामू झील। तो इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। रेणुका झील भी अपने आप में इंपोर्टेंसी रखती है, क्योंकि रेणुका जो वेटलैंड है वो भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से सबसे छोटा वेटलैंड साइट है, और जो हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। तो आपको रेणुका झील हो गया, गोविंद सागर बांध हो गया, हिमाचल प्रदेश के लिहाज से देखें तो, है ना। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो रेणुका झील हिमाचल प्रदेश, और ये इंडिया का सबसे छोटा वेटलैंड है रेणुका वेटलैंड, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बात करेंगे 2024 में, अगर आजकल हम बात करें कि आज के हिसाब से कितने रामसर साइट है इंडिया में, तो 80 हो गए हैं, क्योंकि पहले 75 था, और इस बार के जो वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को मनाया गया, तो वहां पे 5 और जो है आपका जलीय क्षेत्र को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना प्रांत में लोनार झील स्थित है। ये आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न झील है। दुनिया की सबसे बड़ी झील है कस्पियन सागर। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। ये इमेज से आप पूर्व परिचित होंगे। इस इमेज में मैं ये बताने का काम करता हूं कि जो आपका, है ना, जो विश्व के महान झील समूह हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। ओंटेरियो आता है ना, ओंटेरियो आता है, इसके ईरी आता है, हुरून आता है, सुपरियर आता है, और मिशिगन आता है। ये आपका जो है विश्व के महान झील का समूह है, जिससे क्वेश्चन निकल के आता है कि कौन सा महान झील के समूह में ऐसा कौन सा झील है जो सिर्फ अमेरिका में ही फॉलो होती है। तो ये है मिशिगन। मिशिगन आप देख लीजिए, ये अमेरिका में ही फॉलो होती है, न कि कनाडा में जाती है। अन्य सभी झील आप देखेंगे तो अमेरिका और कनाडा दोनों में मिली जुली बहती है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर स्थानांतरित या ट्रांसफर किए गए थे? तो ये हो जाएगा जी अहमद शाह। दो ऑप्शन है, नहीं लिखा, देखिए, है ना। अब इससे तो आपको प्रमाण मिल ही गया होगा ना कि क्वेश्चन हम खुद ही सेट करते हैं, कहीं से जो है देखा देखी नहीं करते दादा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन में मान लीजिए एगो राम एगो रहीम लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अहमद शाह आंसर हो जाएगा। अहमद शाह जो है अपनी राजधानी को ट्रांसफर किए थे गुलबर्गा से बीदर। ठीक है, अहमद शाह किस वंश के रहे होंगे? तो ये बहमनी वंश के रहे होंगे। बहमनी वंश 1347 में किसके द्वारा स्थापित किए गए? तो अलाउद्दीन बहमन शाह, इसे हसन गंगू भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी राजधानी शुरू में कहाँ थी? गुलबर्गा। मोहम्मद गवाह को बहमनी सल्तनत का
प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, है ना। बहमनी साम्राज्य के विघटन के बाद जो है गोलकुंडा, बीजापुर, बीदर, बिरार और अहमदनगर जैसे स्वतंत्र जो है राज्यों या प्रांतों का उदय हुआ था। इस वंश की स्थापना के समय सल्तनत पे किसकी शासक रही हुई थी? तो ये भाई मोहम्मद बिन तुगलक MBT का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब 1336 में होती है, उस समय भी मोहम्मद बिन तुगलक का ही शासन जो है दिल्ली पे होता है। इनके अलावा हर्षवर्धन के ने अपनी राजधानी, जो पहली राजधानी कहाँ था, है ना, थानेश्वर, वर्धन वंश का। बाद में जब हर्ष अपने भाई के बाद गद्दी पे बैठा तो इन्होंने थानेश्वर से राजधानी को कन्नौज ले गया, और बाद में जो है यही कन्नौज ऐसा है कि ये त्रिपक्षीय लड़ाई करवाया था कन्नौज, जो पाल प्रतिहार, है ना, पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट से जो झगड़ा हुआ था, त्रिपक्षीय संघर्ष, तो ये कन्नौज के मामले पर ही हुआ था। ये भी क्वेश्चन CGL ने पूछा है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासन मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद कहीं कहीं आप देवगिरी भी देखोगे, इन्हीं को कहा जाता है, दौलताबाद या देवगिरी, तो सेम ही चीज है, तो यहाँ पे ट्रांसफर किए थे। इसके अलावा बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खान, ये अपनी राजधानी ढाका, जो बांग्लादेश की आज राजधानी है, वहां से ट्रांसफर करके मुर्शिदाबाद लेकर के आ गया था। भारत में प्रारंभिक राजधानी कोलकाता से राजधानी दिल्ली ले जाने की बात जो है 1911 की जो दिल्ली दरबार लगी थी, 1911 में दिल्ली दरबार क्यों लगी थी? तो जॉर्ज पंचम और उनकी जो है क्वीन मैरी दोनों आई थी भारत यात्रा पे, तभी दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और वहीं पे जो है बात में एक बात रखी गई कि भाई जो अब जो राजधानी होगा वो अब कोलकाता से हट करके दिल्ली आएगी। हालांकि बाद में आई, लेकिन यहाँ पे इस बात की जो है पुष्टि की गई थी। इनके अलावा वर्तमान समय में भारत का भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में रैंक क्या है? तो ये है भाई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 है ना। इसके अलावा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कौन जारी करता है? तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, तो ये करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। HDI बता दिए थे 23-24 में भारत के लिए 134वां स्थान है, पहली क्लास में चर्चा कर लिए थे। इसके स्कोर को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, 0.644 स्कोर के साथ भारत को 134 स्थान दिया गया। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत का रैंक है 7वां, और जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का रैंक था 8वां। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन के गुरु कौन थे? भैया तानसेन को कौन नहीं जानता, अकबर के दरबारी थे। अकबर के नवरत्न जो है उनमें तानसेन भी थे। अकबर के नवरत्न का नाम आपको याद हो तो आप बहुत बहादुर हो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे अलबरूनी हो गया, फैजी हो गया, अब्दुल रहीम खान खाना हो गया, मुल्ला दो प्याजा हो गया, तानसान हो गया, ETC, है ना। तो ये नवरत्न में जो है थे। तो इनका गुरु हो गया D नंबर स्वामी हरिदास साहब। स्वामी हरिदास साहब जो है तानसेन के गुरु में थे, है ना। इनके अलावा तानसेन अकबर के दरबारी थे। तानसेन का ओरिजिनल नाम की बात करेंगे रामतनु पांडे। तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत ध्रुपद शैली, बहुत सारे शैली होते हैं शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत, ध्रुपद, तराना, ख्याल, है ना। तो जो ध्रुपद शैली है ना, उनके बढ़िया धुरंधर थे। इनके अलावा प्रसिद्ध तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है, और जो लेटेस्ट वाला तानसेन सम्मान दिया गया है ये पंडित गणपति भट्ट को दिया गया है ना। किताब उल हिंद के लेखक अलबरूनी हैं। अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। जहां मोहम्मद गजनवी ने लूट मार किया, वहीं अलबरूनी जो है लेखन का कार्य करते थे। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता था, ये बात भी ध्यान रखने, कहा जाता भी है, अभी पूछता है क्वेश्चन। कबीर दास के गुरु कौन थे? रामानंद स्वामी। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस साहब। महात्मा बुद्ध के गुरु अलार कलाम। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। सुभाष चंद्र बोस के गुरु चित्तरंजन दास। तो ये कुछ गुरु से भी क्वेश्चन पहले से लेकर अभी तक पूछा जा रहा है, जैसे अरस्तु का गुरु, प्लेटो का गुरु, सिकंदर का गुरु, है ना। ये सब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं आए दिन, तो किसी चीज को हल्के में न ले, है ना। इनके अलावा किस नृत्य गुरु के द्वारा इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय की स्थापना की गई थी? तो जो गोविंद जी नर्तनालय नृत्य विद्यालय है ये आपका इम्फाल में है, मणिपुर के अंदर। तो ये किए थे भैया गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह को आप सभी जानते होंगे, नाम तो सुने ही होंगे। गुरु विपिन सिंह साहब जो हैं ये मणिपुरी नृत्य के फेमस गुरु हैं, ठीक है। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के प्रमुख गुरु हैं। मणिपुरी नृत्य मणिपुर का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग को दर्शाया जाता है। एकमात्र ऐसा शास्त्रीय नृत्य जिसमें लास्य और तांडव दोनों का मिश्रण देखने को मिलता है।
अन्यथा सभी शास्त्रीय नृत्य में या तो लास्य होगा या तांडव होगा, लेकिन मणिपुरी में लास्य और तांडव दोनों देखने को मिलता है। मणिपुरी नृत्य के प्रमुख कलाकारों में गुरु विपिन सिंह, अमली सिंह, नल कुमार सिंह, यानी सिंह सरनेम जो होता है ना वो 99% मणिपुरी नृत्य में ही आते हैं। महाराज सरनेम 99% कथक में आएंगे, रेड्डी सरनेम कुचिपुड़ी में जाएंगे, इसके अलावा बोरबयान, सैकिया और गोस्वामी सरनेम आपके सत्रिया में चले जाएंगे। तो ये कुछ एक चीज हैं, क्लू हैं जो आपको जो है एग्जाम में ऑप्शन छांटने में मदद करता है ना। चारू माथुर, कलावती देवी, दर्शना, नैना, सुवर्णा, झावेरी बहनें जिसको बोले, बिंबता देवी तो बिंबावती देवी, तो ये सभी के सभी जो है मणिपुरी से संबंधित है। भारत में आधुनिक नृत्य का जनक उदय शंकर को माना जाता है। नालंदा नृत्य अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कनक रेले हैं। अब ये जो अभी आपने देखा ना कि भाई नृत्य गुरु के द्वारा संस्थापित जो आपका इंस्टीट्यूट है, तो अभी हम देखेंगे, आपको ई बुक में टॉपिक बैच में दिया गया है ये सब सारी बात है ना। नालंदा नृत्य अनुसंधान संस्थान के संस्थापक कनक रेले हैं। सृजन नामक नृत्य के संस्थापक गुरु केलुचरण महापात्रा है। नाट्य तरंगिनी संस्थान के संस्थापक राजा रेड्डी और राधा रेड्डी है। यामिनी स्कूल ऑफ डांस के संस्थापक यामिनी कृष्णमूर्ति हैं। तो ये सभी बात ध्यान रखेंगे। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगी? तो ये होगा भैया नामीबिया और जिम्बाब्वे। कहाँ गया हो? जिम्बाब्वे और नामीबिया, ऑप्शन नंबर डी है। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा। आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 1988 में हुआ था और मैंने बताया था कि कोई भी गेम जब पहली बार शुरुआत होती है उसका क्या नाम है, वहां से भी क्वेश्चन आता है। तो जब ये आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप पुरुष वाला जब शुरू हुआ था क्रिकेट का, तो इसका नाम दिया गया था यूथ क्रिकेट वर्ल्ड कप। जैसे आपने राष्ट्रमंडल खेल अभी नाम है, तो पहले क्या नाम हुआ करता था? ब्रिटिश एम्पायर गेम। जैसे अभी खेलो इंडिया यूथ गेम अभी नाम है, तो पहले क्या नाम हुआ करता था? खेलो इंडिया स्कूल गेम। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, काम आएगी। भारत अब तक आईसीसी वर्ल्ड कप अंडर 19 वाला कितने बार जीत चुके हैं? 5 बार। कौन कौन कप्तान कोई बता सकता है? पर आया हूं, विराट कोहली हो गया, मोहम्मद कैफ हो गया, उन्मुक्त चंद हो गया, पृथ्वी शॉ हो गया और यश धूल हो गया। ये 5 वो कप्तान हैं जो आईसीसी अंडर 19 ट्रॉफी जितवा के दिए हैं भारत को। और इस बार जो 2024 में कप्तानसी कर रहे थे उदय सहारन साहब थे, हालांकि फाइनल तक पहुंचे लेकिन जीत नहीं पाए। देखिए जो 2023 में 2024 कर लीजिएगा, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 हुआ है ना। 2023 तो आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ है। तो यहाँ पे एक सेकंड कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, रुकिए, यहाँ 24 करना है, ठीक है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2 वर्षों के अंतराल पे होती है। एक बात तो ये गांठ बांधना, क्योंकि जो वर्ल्ड कप मेन वाला होता है वो 4 वर्ष पे होता है, आईसीसी अंडर 19 2 वर्षों पे होता है। आईसीसी इंटरनेशनल ओडीआई वर्ल्ड कप 4 वर्षों पे होती है। वर्ष 2024 में आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के विजेता है ऑस्ट्रेलिया, चौथा टाइटल है इसका, और उप विजेता है भारत, है ना। भारतीय टीम के कप्तान कौन रहे थे? उदय सहारन। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो इंडिया में ही हुआ था उसके विजेता भी ऑस्ट्रेलिया और विजेता भारत है, और ऑस्ट्रेलिया का ये चौथा टाइटल है पैट कमिंस की कप्तानी में। और पैट कमिंस का आपने कल भी देखा होगा एसआरएच के मैच में, जो है एसआरएच कैसे जीतता है मैच, है ना। कल तो मुंह से छीन लिया मैच एकदम, है ना, लास्ट बॉल में आउट कर दिया, जैसा कि आपने देखा भी होगा। पुरुष वर्ल्ड कप की शुरुआत 1975 में हुआ था। भारत अब तक 2 बार विजेता बने, 1983 और 2011 में कपिल देव और महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में। महिला वर्ल्ड कप की शुरुआत 1973 में हुआ था। अब तक महिला वर्ल्ड कप भारत नहीं जीते हैं। T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 अभी जो टीम सिलेक्शन हुआ है ये कहाँ जाएंगे? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेलने जाएंगे, है ना। 2026 में सेम खेल यानी T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2026 2 साल पे होगा। तो कहाँ पे होगा? भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से कराए जाएंगे। T20 महिला वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश में चल रही है, कुछ एक मैच हो भी गई है। आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 जो है, जैसे 23 में हुआ तो 4 साल के बाद फिर होगा 27 में, तो ये कहाँ पे होगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 ये भारत में होगी। तो ये जो है कुछ एक आगामी इवेंट भी याद रखना है। अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा? अब बताइए इंडिया में कौन सा ऐसा जो है अधिकारीगण है जिनको, है ना, न्यायालय के प्रति जवाबदेही ही नहीं है जब तक वो पोस्ट पे है? तो भाई 2 ही चीज हो सकता है। जैसे आप जानते हैं कि भाई मैंने आपको कई बार बताया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव का निपटान है ये सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही कर सकता है। करने को तो हाई कोर्ट में भी कर दे, क्योंकि फैसला तो वहां के भी जज आराम से सुना सकते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया इसमें गरिमा की ह्रास होती है ना। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं आपको कि आप एटीएम में पैसा के निकालने के लिए लाइन में खड़े हो और इसी लाइन में राष्ट्रपति साहब भी खड़े रहे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा भाई, है ना, गरिमा की ह्रास हो रही है ना भाई।
तो इसी प्रकार से जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति संबंधित जो आपका विवाद उत्पन्न होगा चुनाव में, किसी प्रकार की अड़चन, तो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ही सुलझाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होते हैं और जो राज्यपाल गवर्नर होते हैं, जब तक ये पोस्ट पे बने हुए हैं, है ना, तो इसके खिलाफ कोई भी अदालती कार्यक्रम नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इनको इस बात की छूट दिया जाता है, आर्टिकल 361 के अनुसार समझाया गया है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आए कि 361 में क्या चीज दिया गया होगा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जब तक अपने पोस्ट पे हैं तो उनसे भाई कोई भी कदाचार या फिर कोई भी अदालती कार्यक्रम इनके खिलाफ नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री के केस में ये चीज हो सकता है, मुख्यमंत्री के केस में आपके सामने दिख भी रहा होगा, जैसे अभी आपने हेमंत सोरेन को देखा होगा, जैसे अभी आपने अरविंद केजरीवाल को देखा होगा, तो ये तो आप समझ ही गए कि ये चीज हो सकता है इनके साथ, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल के साथ नहीं हो, ये आर्टिकल बताते हैं 361। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है। बाद में कि राष्ट्रपति और उपराज्यपाल के राज्यपाल के बारे में सारा कुछ हमने बता ही दिया है कि भाई राष्ट्रपति केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान, राज्यपाल राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान। ये राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं राज्यपाल, है ना। इसके अलावा राज्यपाल का अध्यादेश 213 है, राष्ट्रपति का अध्यादेश 123 है, राज्यपाल की क्षमादान 161 है, राष्ट्रपति की क्षमादान 72 है, राज्यपाल 165 के अनुसार जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं, राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। तो ये कुछ एक बातें जो है, राज्यपाल का पद 153 में है, राष्ट्रपति का पद 52 में है ना। तो ये कुछ एक बातें थी। तो दोस्तों ये थी आज की सेकंड क्लास। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में जो भी पढ़ते होंगे, जो भी चाहते हैं कि भाई मैं एक लिमिटेड कंटेंट पढ़ के एग्जाम पास करूं, तो उनको जरूर बताएं। बाद बाकी अगर आपका हमारा इस सीरीज का, ई बुक का, रेलवे का कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज करें। अच्छे से समझा दिया हूँ, फिर से समझा देता हूँ। जो रेलवे की PDF है ये 49 रुपये में आपको 30 क्लास दिया जाएगा, 6 क्लास अब तक हो चुके हैं। इसमें साइंस ज़्यादा कराए जाते हैं। जो ई बुक है ना, इसकी बेस प्राइस 99 रखे गए हैं, है ना। जो बच्चे पुराने होंगे उनको डिस्काउंट छूट दी जाती है वहाँ पे, और भी डिस्काउंट की मोड है, अगर आप वहाँ तक पहुँच पाए हैं तो समझ गए होंगे। इनके अलावा जो बच्चे ये क्लास जो देख रहे हैं SSC वाली, ये क्लास अगर आपने मतलब लेना है 30 क्लास की PDF, अभी दूसरी क्लास हो रही है तो इसके 49 रुपये है ना। और भी कोई भी आपकी उलझन बातें हैं तो आप लिमिट शब्दों में करें वहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि भाई समय का बहुत ही पाबंद रहता है मेरे पास, तो मैं हर वक्त इसी जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो हाल चाल ना करें, सिर्फ काम की बात करें। अगर आपको लेना हो तभी जो है बातें करें, नहीं तो आप स्वतंत्र हो। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।